नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस का प्रश्न लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर है, ये मेंस हुआ था 25/12/2020 को। उसका 150 प्रश्न है, लेकिन 150 प्रश्न हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न अभी करेंगे और मैथ्स का जो है कंपाइल वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा उसका। ठीक है। इससे पहले हमने 2 सेट 1 और सेट 2 करके ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप उसे भी जा कर के देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होता है या नहीं होता है। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ, बिल्कुल रिपीट होता है और पैटर्न जो होता है वही होता है। ठीक है। ये हमारा सेट 3 होगा आज का। इसमें जीके जीएस के तमाम जितने भी प्रश्न आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। उससे पहले एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। वीडियो अगर सही लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आप अपना राय प्रतिक्रिया जो भी होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप कोई सेपरेट टॉपिक भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएं। ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है। उससे पहले मैथ्स और रीजनिंग है तो उसको एक अलग सेपरेट वीडियो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है। हुमायूं को बेसिकली पूछ रहा है, हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है। एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि हुमायूं के मकबरे है कहाँ। तो हुमायूं के मकबरे दोस्तों है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। क्लियर। दूसरी बात क्या कि हुमायूं का मकबरा जो है ना दोस्तों, इसको जो है यह मकबरा जो है ये अकबरकालीन स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण है। ये भी सवाल पूछता है कि अकबरकालीन स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण कौन सा मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा है। अकबरकालीन स्थापत्य कला का प्रथम मकबरा जो है हुमायूं का मकबरा है। ठीक है। इतना क्लियर है। यह मकबरा जो है दोस्तों लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया, लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद ये चारबाग शैली में बनाया गया है। ये चारबाग शैली में बनाया गया है। आप जानते हैं कि चारबाग का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले बाबर ने लॉन्च किया था। ठीक है। ये चारबाग शैली में बनाया हुआ पहला मकबरा है। चारबाग शैली में, चारबाग शैली का जन्मदाता भी किसको कहते हैं? बाबर को कहते हैं। चारबाग शैली में बनाया हुआ ये पहला मकबरा है हुमायूं का मकबरा। अब देखिए इसको बनाया किसने है। इसको बनाया है हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है। हमीदा बानो बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हुमायूं जो थी ना, इनकी बहन का नाम है हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की बहन का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। सॉरी, पत्नी का नाम है, पत्नी। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। अब देखिए यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर में इसे शामिल कब किया गया, ये भी जरूरी है। तो 1993 में, 1993 में। ठीक है। और इसका जो निर्माण किसने करवाया? आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है। इन्होंने कराया। अब हुमायूं का नाम आया है तो थोड़ा सा हुमायूं का कारनामे भी देख लेते हैं दोस्तों। ये हुमायूं जो है ना, बाबर के बाद बनने वाला मुगल शासक था और ये खूब पिटाया है। ये खूब पिटाया है। किससे पिटाया है? तो शेर खान से पिटाया है। शेर खान से पिटाया है। अब जरा देखिए हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध जरा देखिए। 1526 से 1530 तक तो बाबर ने राज किया। ठीक है। 1530 के बाद हुमायूं शासक बना और 1530 के बाद जैसे ही 1531 आया तो हुमायूं द्वारा पहला लड़ाई किया गया युद्ध है, पहला लड़ा गया युद्ध है 1531 में। इसका नाम है देवरा का युद्ध। क्या नाम है? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध। ठीक है। 1531 हो गया, हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध देवरा का युद्ध। ठीक है। उसके बाद आइए 1539 में, उसके बाद आइए 1539 और फिर आइए 1540। ठीक है। 1539 और 1540 में, 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा गया। चौसा का युद्ध लड़ा गया। और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। देखिए मैंने 4 युद्ध बताया। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम या इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये दोनों युद्ध जो है ना दोस्तों, ये
शेरशाह सूरी जो है, मतलब जिसको शेर खान नाम से जाना जाता था, उसी को बाद में शेरशाह सूरी नाम जो है वो पड़ा है। शेर खान और हुमायूं के बीच में लड़ा गया है 1539 वाला भी और 1540 वाला भी, ठीक है। 1540 युद्ध के बाद जो है दोस्तों, ये कम्प्लीटली दिल्ली की गद्दी से और आगरा की गद्दी से अपदस्थ हो गया और भाग गया सिंध की तरफ। सिंध की तरफ मतलब पाकिस्तान, सुलेमानी जो रेंज है ना, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे जाकर ये क्या किया, बस गया, ठीक है। सिंध क्षेत्र चला गया और दिल्ली का गद्दी पे राज हो गया किसका, शेरशाह सूरी का। आप जानते हैं शेरशाह सूरी का बचपन का नाम शेर खान था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम उसका बचपन का नाम उनका क्या था, शेर खान था, ठीक है। अब हुआ क्या, 1539 और 1540 के युद्ध के बाद, और ये दोनों में शेर खान का विजय हुआ है, दोनों में हुमायूं हार गया है, ठीक है। अब ये हुमायूं जो है वो चला गया कहाँ पे, हुमायूं चला गया दोस्तों कहाँ पे, हुमायूं चला गया सिंध के तरफ। हुमायूं चला गया कहाँ पे, सिंध के तरफ, ठीक है। और वहाँ जा कर के 1541 में दोस्तों शादी करता है। 1541 में क्या करता है, ब्याह करता है किससे, हमीदा बानो बेगम से। और यही हमीदा बानो बेगम से बाद में अकबर जैसे महान शासक का जन्म होता है, ठीक है। अकबर जैसे महान शासक का जन्म होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, रुकैया बेगम। तो रुकैया बेगम कौन थी, रुकैया बेगम दोस्तों अकबर की पहली पत्नी थी और अकबर की चचेरी बहन भी थी ये। रुकैया बेगम अकबर की पहली पत्नी थी और चचेरी बहन भी थी, ठीक है, अकबर की। अब यहाँ देखिए जहाँ आरा बेगम जो दोस्तों, ये जो जहांगीर है ना, उनकी बहन थी जहाँ आरा बेगम जो है जहांगीर की बहन थी। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, मेहरुनिसा जो दोस्तों, इसका नाम नूरजहाँ है। इसका नाम क्या है, नूरजहाँ है। इसका नाम क्या है, नूरजहाँ। जहांगीर इससे शादी किया, बाद में इसको मेहरुनिसा जो है, मेहरुनिसा को नूरजहाँ की या नूर महल की उपाधि दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहता है यूएस ओपन 2020 किसने जीता, है ना। 2020 का करंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश का पहला फ्रेट विलेज मतलब माल भाड़ा वाला गाँव, मतलब जहाँ से सामान का आवागमन हो सके, ठीक है। फ्रेट विलेज कहाँ बनाया गया, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनाया गया, ठीक है। ये बनाया गया वाराणसी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। आगे देखिए 12वें नंबर सवाल कहता है, 12वें नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अयस्क जो है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी की जो है कौन सा अयस्क है और लोह अयस्क है। सबसे पहली बात तो आयरन पायराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट सभी लोह अयस्क हैं। 4 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गए, लो अयस्क हैं सभी। आयरन पायराइट, जिसमें से आयरन पायराइट और मैग्नेटाइट तो आप जानते होंगे, लिमोनाइट और सीडेराइट आपको नया लग रहा होगा, सीडेराइट भी आप दिमाग में रखिएगा। ये चारों क्या है, लो अयस्क है। अब सवाल पूछता है कि ये चारों लो अयस्क में से सबसे अच्छी लो अयस्क, सबसे अच्छी क्वालिटी कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों Fe3O4। मैग्नेटाइट का क्या होता है, Fe3O4, ठीक है। और आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों FeS2। और इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूर्खों का सोना। आयरन पायराइट को क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना, ठीक है। आयरन पायराइट को कहते हैं मूर्खों का सोना। अगर आपसे पूछे कि एक बात बताइए कि भारत में सर्वाधिक लोह अयस्क जो है क्या है, आयरन का लोह अयस्क सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्वोत्तम गुण वाला, तो कहोगे भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है हेमेटाइट, क्या बोलते हैं, हेमेटाइट लोह अयस्क पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लोह अयस्क पाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि भारत में विनिर्माण मतलब प्रोडक्शन केंद्र के रूप में बढ़ावा या इनोवेशन जिसको बोल सकते हैं, बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना क्या है। आप जानते हैं 2014 में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। वो क्या करता था, विनिर्माण को बढ़ावा देता था, ठीक है। आगे देखिए, कहता है 15वें नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहते हैं, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन मतलब वो ईंधन होते हैं दोस्तों जो कि जीवों के सड़ने गलने से जो ईंधन प्राप्त होता है, जीव जंतु या पेड़ पौधा के सड़ने गलने से जो ईंधन प्राप्त होता है, या
उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब कौन नहीं है ज़रा देखिए, तो पेट्रोलियम तो हाँ ये है, प्राकृतिक गैस ये भी है, कोयला भी है, परमाणु ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जो है वो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 18 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तुर्कमेनिस्तान देखिए मध्य एशियाई देश है, आप जानते हैं मध्य एशिया में 5 देश होता है, कौन कौन? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश है ना दोस्तों, 1991 में यूएसएसआर से टूटा है, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है। यूएसएसआर से जो अभी रूस है ना, ये 5 इतने बड़े देश थे, ठीक है, जर्मनी तक फैला हुआ था दोस्तों ये। तो 1991 में जो है ये क्या है, 5 देश जो है रूस से यानी यूएसएसआर से, तब इसको यूएसएसआर कहते थे, उससे सेपरेट हुआ। तो अब पूछ रहा है ये मध्य एशियाई देश है। अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद है, कहीं अशगाबाद लिखा जाता है, कहीं अशगाबाद, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। 5 में बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है, इसको उज्बेक भी कहते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या है? ताशकंद। ताशकंद जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन यहीं पे हुआ था, पहले प्रधानमंत्री जिनका विदेशों में निधन हुआ, ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। अब देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। अब देखिए किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। अब देखिए तजाकिस्तान, 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 तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, ठीक है, दुशांबे। अब लास्ट वाला बचा तुर्कमेनिस्तान, जो कि अशगाबाद आपको बताया ही है। क्लियर है? आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? आरक्षित किए गए 84 स्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये एसटी पूछता लोकसभा में तो एसटी के लिए है 47 स्थान, ठीक है, और एससी के लिए क्या है? 84 स्थान है, आरक्षित किए गए हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आरक्षित है, मान लीजिए गोपालगंज एक ज़िला है, ठीक है, गोपालगंज एक ज़िला है, गोपालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मान लेते हैं कि आरक्षित है, मान लेते हैं एससी आरक्षित है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में कोई जनरल आदमी इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई, सपोज कीजिए कि दरभंगा में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और ये जो है ये जनरल सीट है, ये क्या है? जनरल सीट है। तो अगर जनरल सीट है तो यहाँ पे जनरल भी इलेक्शन फाइट कर सकते हैं और एससी और एसटी भी फाइट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आरक्षित क्षेत्र है, मतलब जो क्षेत्र फिक्स है कि एसटी एससी के लिए है, वहाँ पे जनरल फाइट नहीं कर सकता। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल कहता है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ये बेनिन की राजधानी है। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? बेनिन की राजधानी है। मैंने बताया था दोस्तों कि लाइबेरिया की राजधानी, इससे प्रीवियस जो सेट था उसमें भी ये सवाल आया था। लाइबेरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? यह है मोनोरोविया। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनोरोविया। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनोरोविया। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनोरोविया, ठीक है। अब देखिए अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। ये भी प्रीवियस सेट में आया है। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। लुआंडा, अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। बेनिन जो है वो बता ही दिए, पोर्टो नोवो का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है? अच्छा देखिए, मोनाजाइट से प्राप्त होता है दोस्तों थोरियम। अच्छा, ये मोनाजाइट रेत कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो केरल के तटीय क्षेत्र में, केरल के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है मोनाजाइट रेत, और वहीं से थोरियम मिलता है। आप जानते हैं थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है हमारे देश में? केरल में होता है। इसीलिए केरल में, क्योंकि केरल में मोनाजाइट रेत प्राप्त होता है, वहीं से थोरियम जो भी वो भी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि वी आर डिस्प्लेस्ड। 22वें नंबर सवाल क्या कहता है? वी आर डिस्प्लेस्ड। 22वें नंबर सवाल कहता है वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की रहने वाली है दोस्तों। इस पे अटैक हो गया था और सबसे कम उम्र की महिला है, मतलब कम उम्र की व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है हमारा
27 नंबर सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल कहता है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ये है योकोहामा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, योकोहामा। देखिए जापान जो है ना, जापान में मेनली 2 द्वीप है दोस्तों। जापान में मेनली क्या है, द्वीप, 2 द्वीप है, एक है होन्शु, एक है होकेडो। एक है होन्शु द्वीप और एक है होकेडो द्वीप। होकेडो द्वीप, ये 2 द्वीप हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछो कि जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो कहोगे आप टोक्यो है। इसका मुद्रा क्या है, येन है। अच्छा, जापान की राजधानी टोक्यो है, ये होन्शु द्वीप पे है या होकेडो द्वीप पे है, ये भी सवाल पूछता है। जापान की राजधानी दोस्तों होन्शु द्वीप पे है, होन्शु द्वीप पे है, ठीक है, होन्शु द्वीप पे है। क्लियर है। अब देखिए ओसाका, ये भी जापान की एक जगह है, शहर का नाम है ओसाका, जापान का शहर है, जिसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्रों का कारखाना है। मैनचेस्टर ऑफ जापान, मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। टोक्यो आप, नागासाकी आप जानते हैं, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान एटम बम गिराया गया था नागासाकी पे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है 29 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। आप जानते हैं पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, पूर्वी तट ये है, पूर्वी तट जो है विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, खारे पानी की झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा में दोस्तों, जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में, सांभर राजस्थान में और वेम्बनाड केरल में, ठीक है। राष्ट्रीय नौकायन जो प्रतियोगिता है दोस्तों, ये वेम्बनाड झील में ही किया जाता है, केरल में अवस्थित है, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर सवाल क्या है। 33 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईश निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। ईश निंदा मतलब ईश्वर का निंदा, ईश्वर का निंदा, ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया, ईश्वर की निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 36 नंबर रीजनिंग है। आगे देखिए 39 नंबर सवाल आई। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर पूछा है। सबसे पहले एक बात बताइए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, मतलब जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था। किसने किया था, ऋषभदेव ने किया था, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे और ये प्रथम तीर्थंकर थे। क्लियर है यहाँ तक। अब है देखिए यहाँ पे पार्श्वनाथ जो है दोस्तों, पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 23वें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो है दोस्तों, इनके पिता जो थे वो काशी के नरेश जो थे अशुसेन थे, मतलब ये एक राजा का बेटा था, अशुसेन का बेटा था जो कि काशी का नरेश था, ठीक है। और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे दोस्तों उसको निर्ग्रंथ कहा गया है। उसको क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। और जैन धर्म के 24वें और सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक कौन थे दोस्तों, महावीर स्वामी थे। आगे देखिए 40वें नंबर सवाल क्या कहता है। अब देखिए ये मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज पे सवाल है। मैंने इसका ट्रिक भी आपको बता रखा है, प्रीवियस अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। क्या बताया था कि मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है दोस्तों, उसको याद करने का तरीका है। कैसे याद करेंगे जरा देखिए, तो ऐसे याद कीजिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। देखिए केदार मतलब के मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब Na मतलब सोडियम, का मतलब Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al अल्युमिनियम, जरा Zn जिंक, फीके Fe आयरन, पकाता Pb मतलब लेड, है मतलब हाइड्रोजन। जैसे जैसे नीचे आएंगे दोस्तों तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब सक्रियता जो है, क्षमता वो घटता जाएगा। सबसे सक्रिय धातु कौन सा होगा, तो जो ऊपर में है, कौन कौन है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब रिएक्टिविटी में सीरीज में मतलब सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, मतलब ये ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है। अब इससे आप देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटते क्रम पूछ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा सोडियम, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, तब आयरन,
ठीक है, तो याद रखिएगा केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट है आपका, मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोजन, कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, है मतलब मरकरी, आपका मतलब Ag, Au और Pt, ठीक है। हाई कोर्ट मतलब कॉपर, मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, Pt मतलब प्लेटिनम, ठीक है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। क्लियर है। 41वें नंबर सवाल चलते हैं। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न जो है पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ये विनेश फोगाट को दिया गया है। 2020 का करंट है, इतना जरूरी है नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, मतलब डोरमेंट वोल्केनो है, डेड वोल्केनो है, कौन सा है जरा देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट पोपा। अब कहोगे माउंट पोपा है कहाँ, माउंट पोपा है कहाँ? तो माउंट पोपा दोस्तों म्यांमार में है। माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में। ये एक क्या है? डोरमेंट है, मतलब मृत ज्वालामुखी, एकदम मरल है ये, ठीक है। अगर ई मरल है इसका मतलब ई तीनों को क्या होगा? जिंदा होगा। तो माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? एकदम एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों। ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि माउंट फ्यूजियामा कहाँ का वोल्केनो है, ये कहाँ पे है, तो कहोगे ये जापान का ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? जापान का ज्वालामुखी है, और ये एक्टिव ज्वालामुखी है। क्लियर है। माउंट एटना का है दोस्तों, ये इटली है। माउंट एटना कहाँ है? इटली है दोस्तों। माउंट एटना कहाँ है? जहाँ राहुल गांधी का नानी घर है ना दोस्तों, वही इटली में है ना, इटली में माउंट एटना है। और ये स्ट्रोम्बोली कहाँ है? तो इटली में एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली द्वीप। इटली में ही एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली द्वीप, वहीं पे ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जो कि क्या है? एक्टिव है। और दोस्तों इस स्ट्रोम्बोली द्वीप को दोस्तों क्या कहा जाता है पता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको याद रखिएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि हरदम इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? विस्फोट होते रहता है ना, ये विस्फोट, क्योंकि भूमध्य सागर में ही कौन है? सिसिली द्वीप है इटली के बगल में, और इसमें हमेशा क्या होता है? विस्फोट होते रहता है, तो आग निकलती है, इसीलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, जो कि इटली का सिसिली द्वीप पे स्थित है। माउंट फ्यूजियामा एक एक्टिव वोल्केनो है जापान का, माउंट एटना एक एक्टिव वोल्केनो है इटली का, माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है, कहाँ का? म्यांमार का। क्लियर है। आप जानते हैं हमारे देश में भी एक एक्टिव वोल्केनो है, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में दोस्तों, बैरन है ना, बैरन अंडमान निकोबार में। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? पंचायतों के है दोस्तों, तो वित्त आयोग जो है एक तो केंद्र करता है, एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है, एक राज्य वित्त आयोग होता है, ठीक है। केंद्र वित्त आयोग का गठन प्रावधान अनुच्छेद 280 में, संविधान का अनुच्छेद 280 में। क्लियर है। और राज्य वित्त आयोग का जो है इसका गठन है दोस्तों 243 आई में। देखिए कल भी मैंने बताया, ये कल का सेट में भी ये सवाल आया है, 243 आई में है राज्य वित्त आयोग का। अब देखिए केंद्र वित्त आयोग का भी गठन 5 साल के लिए होता है, और राज्य वित्त आयोग का भी गठन 5 साल के लिए होता है। लेकिन केंद्र वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था पहला रोग। लेकिन पहली मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कर्नाटक में हुई थी। तो ये इस प्रश्न के आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 47 नंबर सवाल जो है ये करंट का है, उतना इम्पोर्टेंट उस समय अभी के लिए नहीं है। 50 नंबर सवाल आइए। 50 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि डाइक्लोरोवॉस और सैपरमेथ्रिन और कार्बनडेजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? ठीक है, तो ये कीटनाशक दवा है दोस्तों। ये क्या है? कीटनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर डी आप रखिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा और उसको बार बार पढ़िएगा, दिमाग में रहेगा वो। आगे देखिए, आगे है 57 नंबर सवाल दोस्तों, कहता है कि प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यावरण को लेकर के पहली बार 5 जून
5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ जानते हैं? ये स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम कहाँ है दोस्तों? तो स्वीडन की राजधानी है। 1972 में पर्यावरण को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन जिसको कहते हैं। और स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ क्योंकि वो स्वीडन की राजधानी भी है, ठीक है। तो इसीलिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे बोले कि अगर विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया कब गया? देखिए, सम्मेलन तो 1972 में हुआ, लेकिन पहली बार मनाया गया 2 साल बाद से, यानी 1974 से हर एक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ है? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जानने के लिए सबसे पहले देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 1929 में जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पे कांग्रेस की अध्यक्षता करते वक्त कहा था 1929 में। दांडी मार्च आप जानते हैं 1930 की बात है। 1930 कहाँ कब से, मैंने ये भी बता रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है दोस्तों। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक कर को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। 1930 में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 78 सहयोगियों के साथ 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी। 385 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है। अब गांधी इरविन समझौता देखिए क्या है। गांधी इरविन समझौता देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता क्या हुआ? 1931 में हुआ, ठीक है। 1931 में गांधी। अब क्रिप्स मिशन की असफलता है दोस्तों, ये 1942 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस घटना से पहले घटित हुआ? किस घटना से पहले हुआ? तो ये दोस्तों आप जानते हैं किस घटना से पहले हुआ? ये क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 59 नंबर सवाल कहता है कि किस वर्ष, यानी वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गया? देखिए हमारे 1 साल बाद, है ना, हमारा 1 साल बाद हम लोग कब हुए? 1947 में भारतीय और 1948 में। देखिए वर्मा का जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है, प्रशासनिक जो आधिपत्य है, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उसको अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत शासन, यानी वर्मा का जो प्रशासन है उसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। याद रखिएगा, वर्मा को 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन से अलग कर दिया। इसका मतलब 1935 से पहले जो भारत का प्रशासन होता था वही वर्मा, जो म्यांमार है दोस्तों, उसका प्रशासन होता था। लेकिन 1935 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम, उस अधिनियम के तहत वर्मा का प्रशासन और भारत का प्रशासन को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारा 63 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सौरव गांगुली। कौन है ये? सौरव गांगुली हैं, ठीक है। इस पुस्तक के किसके जीवन पे है? तो सौरव गांगुली के जीवन पे है ना। किसके पुस्तक पे है? तो सौरव गांगुली के पुस्तक जीवन पे है। इनको लिखा किसने है दोस्तों? तो सप्तर्षि सरकार ने लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए 67 नंबर सवाल कहता है, 67 नंबर सवाल कहता है कि नाथपा झाकड़ी किस नदी पर अवस्थित है? ये एक परियोजना है दोस्तों, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर स्थित है? सबसे पहली बात तो ये सतलज नदी पे है। सबसे पहली बात ये सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पे है। एक बात और याद रखिए, सतलज नदी पे कुछ और परियोजना है, उसको भी दिमाग में रखिए। कौन कौन? देखिए, एक है कोलडैम परियोजना सतलज नदी पे। दूसरा आप जानते होंगे भाखड़ा नंगल बांध, कहाँ पे? सतलज नदी पे, ठीक है। और एक हमने समझा नाथपा झाकड़ी, ये भी कहाँ है? सतलज नदी पे है। क्लियर है ना। आगे देखिए 69 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि जल सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, कांच यानी SiO2 कांच, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2,
ठीक है। इसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है, देखिए जल का 1.33, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43 और ये दे रखा है आपको 1.53 और 1.63। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, मतलब मिनिमम स्पीड कहाँ होगी ये आपको बताना। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे स्नेल्स का नियम, लॉज ऑफ स्नेल्स लॉ कहता है कि जो जो अपवर्तनांक होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो c/v होता है। म्यू जो होता है, म्यू बराबर c/v। सी को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और ये आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए म्यू इक्वल्स टू आ गया c/v, और यहाँ जो v है ना, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन पार्टिकुलर मीडियम, किसी खास माध्यम में प्रकाश की स्पीड है। आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों, ये तो निर्वात में इसकी स्पीड है। तो अलग अलग मीडियम में इसका स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम का पार्टिकल्स जो होता है उसकी सघनता अलग अलग होती है। अच्छा, अब जरा फिर से एक बार देखिए, म्यू इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ कहता है c/v। अगर यहाँ से हम ये v निकालना चाहें तो c/μ आएगा, c/μ आएगा। c तो कांस्टेंट है दोस्तों, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि अगर c कांस्टेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी पार्टिकुलर मीडियम इज इक्वल्स टू 1/ क्या होता है, म्यू होता है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहाँ इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि c कांस्टेंट है तो बोल सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। 1/v मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है दोस्तों कि अगर ये v बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये v छोटा होगा, v मतलब स्पीड कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, आपको पूछ रहा है कि प्रकाश की न्यूनतम कहाँ होगी, तो न्यूनतम कहाँ होगी, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा कितना है, 1.63, और 1.63 किसका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 70 नंबर सवाल मैथ्स का है। अब यहाँ देखिए कहता है कॉपर क्लोराइड आप जानते हैं CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो है ये है। अब कह रहा है कि एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोष कर बनाता है। क्या बनाता है, नमी को अवशोषित कर क्या बनाता है, ये बनाता है नीला हरा डाइहाइड्रेट बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पाल घाट आप पढ़े होंगे, पाल घाट होता है, भोर घाट होता है, थाल घाट होता है। तो पाल घाट पे सवाल आया है। ये सब सवाल बहुत फेवरेट सवाल है दोस्तों, बीपीएससी वगैरह में भी पूछा करता है। ये पाल घाट स्थित है, कहाँ स्थित है जरा देखिए। तो पाल घाट दोस्तों कोयम्बटूर जो तमिलनाडु है एवं पालक्कड़ के बीच में, केरल के बीच में अवस्थित है, ठीक है। पाल घाट जो है दोस्तों क्या है, वो पाल घाट जो है कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच में स्थित है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से सवाल पूछ सकता है। आपको जो बता रहा हूँ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पाल घाट जो है ना, ये नीलगिरी पहाड़ी है ना दोस्तों, साउथ इंडिया का नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई ये दोनों पहाड़ी के बीच में कौन है, पाल घाट है। कौन है दोस्तों, पाल घाट है, ठीक है। पाल घाट नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी, इसके बीच में कौन है, पाल घाट है। क्लियर है। आप जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। जंक्शन पॉइंट किसका, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो आपस में मिलते हैं नीलगिरी में, ठीक है। पाल घाट समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए आता है भोर घाट भोर हो गया भैया, भोर घाट। तो भोर घाट जो दोस्तों ये मुंबई और पुणे के बीच में महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई और पुणे के बीच में ये महाराष्ट्र में स्थित है भोर घाट, ठीक है। अब आता है एक थाल घाट। अरे थाल घाट कहाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र में ही है, जो मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट है। मुंबई और नासिक के बीच में कौन है, थाल घाट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करके बार बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न कहता है, 83 नंबर प्रश्न कहता है कि अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अनैच्छिक मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब जो स्वतः होता है, जैसे दिल का धड़कना। तो आपके कंट्रोल में आप दिल का धड़कना को रोक सकते हैं, वो तो कभी कभी कुछ देख करके दिल का धड़कना और बढ़ जाता है। क्या बोलते हैं भाई साहब, हाँ या ना।
अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब, सही बात है, और लार आना, हाय रे, अचार देख लिया टपक गई, इमली देख लिया टपक गई, क्या उस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। कि केंद्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा भाई, ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। मेडुला ओब्लांगाटा होता है दोस्तों, पीछे वाला मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग है ना, मेडुला ओब्लांगाटा होता है, वो भी इसको कंट्रोल करता है, वो भी इसको कंट्रोल करता है। तो पीछे वाले जो भाग है मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये कंट्रोल होता है, ठीक है। तो पीछे वाला भाग का जो सबसे पिछला वाला भाग जो दोस्तों, वो सेरिबेलम है। वो क्या है? वो सेरिबेलम है, वो है सेरिबेलम, वो है सेरिबेलम। पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं, ठीक है। और ये सेरिबेलम जो है ना दोस्तों, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम जो है दोस्तों, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो सेरिबेलम कंट्रोल करता है जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हाथ का हिलाना, ये हमारा कंट्रोल है, उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है। पैर हिलाना, किसी को मुक्का मारना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए निम्नलिखित में से विषम शब्द छांटिए। देखिए विषम शब्द इसको हम लोग छांट लेते हैं, क्या है? ब्रुसेल्स है, बर्मिंघम है, मैड्रिड है और पेरिस है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप जानते हैं ब्रुसेल्स, मैड्रिड और पेरिस सब क्या है? राजधानी है। बर्मिंघम एक जगह है इंग्लैंड में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखिए 85 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श? द्रवीकरण मतलब क्या हुआ कि वायु जो है हवा है, ये गैस है, ये क्या है? ये गैस है, वायु क्या है? गैस है। अच्छा, अब द्रवीकरण मतलब आप इसको लिक्विड बनाना चाहते हैं। अब आप ही एक बात बताइए, अगर गैस को आप लिक्विड बनाना चाहते हैं, गैस को अगर आप लिक्विड बनाना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा कि टेम्परेचर घटाइएगा? जैसे एक बात बताइए, गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे गैस को, तो गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, तो गैस तो पूरा एनवायरनमेंट में आ जाएगा। समझे बात हो कि नहीं? तो गैस को आप टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड नहीं बना सकते हैं, गैस को कंडेंस करना पड़ेगा, गैस को सघन करना पड़ेगा, और सघन करने के लिए मतलब मोलिक्यूल्स को और पास में लाना पड़ेगा। गैस के अंदर में जो एटम्स और मोलिक्यूल्स, इसका जो पार्टिकल्स है, इसको जितना पास लाएंगे तब तो वो लिक्विड बनेगा। और लिक्विड, अब एक बात बताइए, जब पानी को बर्फ बनाना रहता है तो आप गैसवा पे चढ़ाते हैं कि फ्रिज में लेके जाते हैं? फ्रिज में लेके जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं बर्फ़ बनाने के लिए। तो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को बढ़ाता है या घटाता है? तो टेम्परेचर को घटाता है। इसका मतलब मोलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को सघन करने के लिए टेम्परेचर को घटाना जरूरी है। तो इसीलिए गैस, जब वायु को आप द्रवीकरण करेंगे तो आपको ताप को बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ताप को घटाइए और प्रेशर को बढ़ाइए, ठीक है। तो आदर्श कंडीशन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया भैया, ठीक है। अब देखिए 86 नंबर सवाल, यूरिया का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं यूरिया में मेनली 3 चीज़ पाया जाता है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और ये कितना होता है दोस्तों? तो 46% होता है, ये भी याद रखिएगा। 46% NPK होता है यूरिया में, ठीक है। यूरिया को होलर ने बनाया था और ये कृत्रिम रूप में बनाया गया इनऑर्गेनिक, पहला जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। तो यूरिया का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। आप जानते हैं खेत में यूरिया मारिएगा, चकाचक फसल होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे देखिए, कहता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 में ये वर्णित है, ठीक है। पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? पिंक सारथी योजना जो है किस राज्य में शुरू किया था? ये कर्नाटक में शुरू किया गया था, है ना। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है। आगे देखिए, कहता है स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था, मतलब कौन रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। जानते हैं सेबी, ऑप्शन नंबर बी आपका तो करेक्ट आंसर हो गया, सेबी। सेबी की स्थापना दोस्तों 1988 में, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, आप कल वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, 1988 में किया गया। लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो है 1992 में दिया गया, ठीक है। वैधानिक मतलब भारत सरकार द्वारा एक अंगीकृत किया गया उसको 1992 में। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान सेबी का अध्यक्ष कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, माधवी पुरी बुच,
ठीक है, माधवीपुरी पूछी, ये भी याद रखिएगा। माधवी पहली महिला है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहली महिला चेयरमैन ऑफ सेबी, पहली महिला सेबी का अध्यक्ष। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। देखिए यहाँ से दो सवाल आता है, एक आता है विश्व खाद्य दिवस, एक होता है विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। अगर आपसे पूछे कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब होगा, तो आंसर होगा इसका 7 जून। अगर संरक्षण पूछ देगा तो 7 जून, लेकिन आपसे पूछे कि विश्व खाद्य दिवस कब होगा, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। देखिए ये विश्व खाद्य दिवस है, ठीक है, इसमें संरक्षण नहीं करना है, और संरक्षण करने के लिए आपको 7 जून जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए भाई साहब, कह रहा है कि विषम शब्द को चुनिए, ये सब तो चुनिए लेंगे आप भाई साहब। क्या क्या है, कैरम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी। अब बताइए, इसको नहीं चुन पाइएगा हैं? ये देखिए सब फील्ड में जाके खेलते हैं। ई चोटन को घर में एकदम रजाई के अंदर बैठे या चटाचट मारते रहे, क्वीन को पिलाए बढ़िया से। आगे बढ़िए, देखते क्या है। 98 नंबर सवाल देखिए, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतरीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये उषा थोराट, ये उस समय का करंट अफेयर्स है, हटाइए इसको। ठीक है, कह रहा भूटान, हाँ ये सही सवाल है दोस्तों। कह रहा भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, तो भूटान जो है दोस्तों ये 1971 में शामिल हुआ। कब हुआ? 1971 में शामिल हुआ। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ से आपको याद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, तो कहोगे 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को। और आप जानते हैं 6 दिन के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त यानी यूएनओ का स्थापना हुआ। यूएनओ का न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, यूएनओ का स्थापना हुआ। और 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो गया। मतलब भारत इस संस्था का संस्थापक सदस्य है, लेकिन फिर भी चोट्टा हम लोगों को परमानेंट मेंबर यहाँ पे नहीं बनाता है। आप जानते हैं इसमें 5 परमानेंट मेंबर है दोस्तों, और 10 जो है टेम्प्रोरी मेंबर है, मतलब मेंबर है। तो हम लोग 10 में आते हैं। हम लोग संस्थापक सदस्य हैं इंडिया। 6 दिन के बाद जस्ट शामिल हुआ है 30 अक्टूबर 1945 को, लेकिन चोट्टन हम लोग को शामिल नहीं करता है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन कैसा होता है, फिर बात करेंगे उस पर। अब देखिए, कहता है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार मतलब भ्रंश घाटी में बहती है। दरार में देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है दोस्तों, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, एस्चुअरी बनाती है। तो आप जानते हैं नर्मदा जो सतपुड़ा जो अरावली से बहती है, नर्मदा जो है अमरकंटक से बहती है, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। अमरकंटक से निकलती है और ये अरब सागर में जाके गिरती है। ये भ्रंश घाटी बनाती है, मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए ये जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पे? तो ये खंभात की खाड़ी में, ठीक है, हाँ खंभात की खाड़ी कहाँ? गुजरात में। खंभात की खाड़ी कहाँ? गुजरात में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। आगे बढ़िए भैया, 102 हो गया ना। 103 देखिए का है इसरो का। अभी जानते हैं इसरो का कौन है? इसरो का उस समय का आंसर देखिए, उस समय का आंसर ही ऑप्शन नंबर 3 को सही करेगा, ऑप्शन नंबर K7 को करेगा, ऑप्शन नंबर K7 को रहेगा, लेकिन अभी ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय मतलब इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज किए बस वो खत्म हो गया। जैसे देखिए गैर नवीकरणीय है। आपको एक बात बताइए, सौर ऊर्जा को आप यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा भी कर सकते हैं, जल विद्युत को भी कर सकते हैं, क्योंकि जल तो पृथ्वी पर 75% तो जले है दोस्तों। ठीक है, कोयला को आप बार बार यूज नहीं कर सकते, कोयला एक लिमिटेड अमाउंट में है और कोयला ख़त्म हो रहा है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पुस्तक है 106 नंबर, उसको मिलाना है आपको। कह रहा है आई डू व्हाट आई डू। वाह भाई साहब, क्या पुस्तक है। हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, क्या बात है। तो आई डू व्हाट आई डू को लिखा है ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी साहब। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, माई कंट्री माई लाइफ। आडवाणी साहब उप प्रधानमंत्री बने हैं एक बार। ठीक है, उप प्रधानमंत्री बने हैं एक बार वाजपेयी के समय में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उप प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के टाइम में। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का है, और इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर एक क्रिकेटर है। ठीक है, तो इसका आप सही उत्तर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए। क्लियर है, आगे बढ़िए।
7 नंबर सवाल कहता है, रीडिंग का है। अब देखिए 109 नंबर सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल है। ये भी पिछले वाले सेट में पूछा गया है। आप देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहा है सवाल। कह रहा है इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन जो है शरीर के किससे स्रावित होता है? दोनों पेनक्रियाज से होता है। दोनों क्या होता है? अग्नाशय से होता है। दोनों क्या होता है? अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी कभी कर देंगे, आएगा तो, और आएगा ही। अब देखिए यहाँ कहता है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो मतलब रुपया पूछ रहा है। आप जानते हैं फिलीपींस, मनीला, पेसो। फिलीपींस की राजधानी मनीला और इसकी पेसो, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मनीला में है। 112 हो गया। 113 देखिए, हटाइए उसको। 115 देखिए, कहता है कि मानव निर्मित प्रथम कृषि जो प्रथम जो है कृत्रिम रेशा मतलब धागा कपड़ा आप जो कह लीजिए, वो कौन सा है? रेयॉन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेयॉन है। देखिए इनमेजेब किस रोग की पहली दवा है? तो ये इबोला वायरस है दोस्तों, इबोला की पहली दवा है। 118 नंबर देखिए कि राज्यों के जो है स्थापना के अनुसार, स्थापना वर्ष के अनुसार, क्रम के अनुसार सजाइए। अच्छा, क्रम की ओर सजाते हैं। देखिए मणिपुर का स्थापना जो है दोस्तों, मणिपुर का स्थापना 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में। मणिपुर का स्थापना 1972 में। मिजोरम का स्थापना 1987 में। गोवा का भी स्थापना 1987 हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का स्थापना 2000 ईस्वी में, और तेलंगाना का स्थापना 2014 ईस्वी में। आप आराम से सजा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है फुट और माउथ रोग? ये होता है विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। क्लियर है? कह रहा है कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ये ग्रीन हाउस गैस में भी आता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? तो ऑप्शन नंबर IgA, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ये महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई साहब 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, प्रधानमंत्री कौन थे? जानते हैं 1992 में पीवी नरसिम्हा राव। 74वां में भी पीवी नरसिम्हा राव ही थे भैया, ठीक है। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो भाई साहब भयानक चित्रकार थे, ये भयानक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप जानते हैं दमयंती एक चित्र है जिनकी रचना जो है दमयंती और शकुंतला राजा रवि वर्मा द्वारा एक चित्र है भैया। पंजाब भूमि में जो है क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई है। अति सिंचाई से दोस्तों लवणता बढ़ जाती है, लवणता जो है वो बढ़ जाती है खेतों में, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दो लोग हैं। एक है तेज बहादुर याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर यहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है वो सेकेंड 1931, देखिए 1930 में पहला गोलमेज, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा हुआ। तो गांधी जी दूसरे में भाग लिए थे और तभी गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। अब देखिए कहता है कि अध्यक्ष कुछ सुमेलित नहीं है, ये समझना था। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए मारिए, है ना, ये नहीं पूछ रहे हैं। जीवी मावलंकर तो अध्यक्ष थे लोकसभा के पहले। प्रांतीय संविधान सभ्यता सरदार पटेल सही है। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर सही है। संघीय शक्ति संबंधी समिति जो जवाहरलाल नेहरू है भैया, ये भी सही है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? दोस्तों ये 2002 से हुई है, ठीक है, 2002 से हुई है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? देखिए विषाणु से होने वाला रोग है चिकन पॉक्स, है ना, चिकन पॉक्स विषाणु से होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए। देखिए गांधार कला शैली जो है
उससे पहले एक सवाल और दिख रहा है भैया, कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है गांधार कला शैली जो है कहाँ थी, इंडो ग्रीक का मिश्रण है, इंडो ग्रीक का मिश्रण है। प्रथम बौद्ध मूर्ति जो है गांधार कला शैली में ही बनाया गया था। और एक होता है मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली, तो मथुरा कला शैली में सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ जो है मथुरा कला शैली में मिलती है, लेकिन गांधार कला शैली जो है प्रथम बौद्ध मूर्तियाँ जो है गांधार कला शैली मिलती है इंडो ग्रीक। और मथुरा कला जो है ये शैली जो है ये कम्प्लीटली इंडियन है, भारतीय है से, ठीक है। हाँ भैया आगे देखिए क्या कहता है, 46 नंबर सवाल कहता है लखनऊ समझौता, ये सही क्रम आपको बताना है। एक बात बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप नहीं बता पाइएगा, बता दीजिएगा आराम से। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थी। असहयोग आंदोलन हम जानते हैं, असहयोग आंदोलन कितना हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। साइमन कमीशन बना कब, 1927 में, आया कब, 1928 में, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। इसमें आपको जो सही होगा क्रम होगा बढ़ते क्रम में है, जो सही क्रम है उसको देख लीजिए और मारिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे हमारा क्या है 50वें और अंतिम नंबर सवाल है दोस्तों, कि किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर और नाइटहुड के आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। माइकल ओ डायर, याद रखिएगा बीपीएससी में सवाल पूछ रखा था, लोग जनरल डायर मार करके चले आए थे, ऑप्शन नंबर बी में माइकल ओ डायर था। और मतलब कन्फ्यूजन में देखिए कितना फंसाया जाता है। तो जनरल डायर जो था दोस्तों, डायर जो था दोस्तों, ये एक जनरल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स का। इसको जनरल डायर पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम जो था दोस्तों ये था माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर ने गोली चलाने की आदेश दे दी और भयानक नरसंहार हुआ, जिसके विरोध में होकर आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। यह था हमारा दोस्तों जीके जीएस का कंप्लीट प्रश्न, जो कि मुख्य परीक्षा स्नातक स्तरीय बिहार एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, ठीक है। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।